Hello students, welcome to this channel English at your fingertips. स्टूडेंट्स, आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश प्रोज के फर्स्ट चैप्टर का डिस्क्रिप्शन देंगे आपको। चैप्टर का नाम है गर्ल विद ए बास्केट। अ गर्ल विद ए बास्केट विलियम सी डगलस का लिखा हुआ एक एस्से है। विलियम सी डगलस अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट में जज थे। 1950 में उन्होंने भारत भ्रमण किया था और अपने भारत भ्रमण के दौरान एक बार जब वो दिल्ली से रानीखेत जा रहे थे तो एक रेलवे स्टेशन पर उनके साथ ये घटना घटी, जिसको उन्होंने एक एस्से के रूप में अपने एस्सेज में लिखा है। बहुत सारे एस्से उन्होंने लिखे हैं और उनमें से एक इम्पोर्टेंट एस्से है ए गर्ल विद ए बास्केट। विलियम सी डगलस रियलिस्ट थे और लेबर के सपोर्टर थे। सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसी क्वालिटीज़ को पसंद करते थे और यही कारण था कि ये घटना उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण पार्ट बन गई और एक एस्से के रूप में उनके द्वारा लिखा गया बहुत ही लोकप्रिय एस्से रहा है। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर एक लड़की होती है जिसकी उम्र केवल 9 वर्ष होती है। वो 9 वर्ष की आयु में वो लड़की राइटर को, विलियम सी डगलस को इतना अधिक आकर्षित करती है, इतना अधिक इम्प्रेस करती है किससे, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट से, कि राइटर आश्चर्यचकित रह जाता है कि एक 9 वर्ष की आयु में एक ऐसी बच्ची जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, जो गरीबी और भूखमरी के कगार पर है, लेकिन गरीब होने के बावजूद भी उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट में कोई कमी नहीं आई है। स्टूडेंट्स, घटना 1950 की है। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, पार्टीशन हुआ था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग अलग 2 देश बने थे। बहुत लार्ज स्केल पर माइग्रेशन हुआ था, विशेष रूप से पाकिस्तान में धार्मिक उन्माद के कारण, रिलीजियस फैनेटिज्म के कारण बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान को छोड़ करके भारत आना पड़ा था। अब क्योंकि यहाँ उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं था, यहाँ उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था, इसलिए उनको शरणार्थी, रिफ्यूजी कहा गया था। और उन्हीं के बच्चे थे जिनमें से एक 9 वर्ष की लड़की, जिसको राइटर ने अ गर्ल विद अ बास्केट बोला है, टोकरी वाली एक लड़की। तो वो रिफ्यूजी थी, रिफ्यूजी के बच्चे थे। तो किस तरह से वो राइटर को इम्प्रेस करती है, इस चैप्टर में यही डिस्क्रिप्शन है। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, यदि आपको ये चैनल पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। शुरुआत करते हैं पैराग्राफ वाइज। फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। राइटर कहता है, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। आई वॉज गोइंग सो फार एज बारेली बाई ट्रेन and then by car to Ranikhet, an old British Army hill station located on a 6,000 foot rise opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas. The train was slow and it stopped at all the way stations. At every stop, I swung open the door of my compartment and walked the platform. Writer कहता है, I had left New Delhi फॉर द हिमालयाज। राइटर कहता है कि मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए प्रस्थान किया। मैंने नई दिल्ली से हिमालय के लिए प्रस्थान किया। आई वॉज गोइंग सो फार एज बरेली बाई ट्रेन, और बरेली तक मुझे ट्रेन से जाना था। एंड देन बाई द कार टू रानीखेत, एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, और फिर एक पुरानी ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन रानीखेत तक बाई कार जाना था। चूँकि रेलवे लाइन
केवल बरेली तक थी। बरेली से आगे रानीखेत तक जो उसको जाना था वो कार से जाना था। रानीखेत एक ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन था, लोकेटेड ऑन 6000 फुट राइज अपोजिट ए 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज। 120 मील फैले हुए बर्फ से ढके हुए हिमालय के सामने 6000 फुट की ऊंचाई पर रानीखेत का वो हिल आर्मी स्टेशन लोकेटेड था, स्थित था। द ट्रेन वाज स्लो, क्या कहता है राइटर कि ट्रेन धीमी गति से चलने वाली थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, और हर आने वाले स्टेशन पर ये रुक करके चलती थी। धीमी गति से चलने वाली थी, हर स्टेशन पर रुक कर चल रही थी। एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉकड द प्लेटफॉर्म। राइटर कहता है एट एवरी स्टॉप कि जहाँ भी रेलगाड़ी रुकती, आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मैं अपने डिब्बे का दरवाज़ा खोल लेता था। एंड वॉकड द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर घूमता था। द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विद पीपल, सिख्स, Muslims, Hindus, soldiers, merchants, priests, porters, beggars, hawkers. Almost everyone was barefoot and dressed in loose white garment. I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English. We would talk world affairs and every major topic of the news of the day produced. In this way, I was trying to get a feel of the pulse of the nation, checking opinion against official attitudes and reports. क्या कहता राइटर? द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विद पीपल, कि प्लेटफॉर्म पैक्ड विद द पीपल का मतलब लोगों से भरे हुए थे, यानी बहुत भीड़ थी। प्लेटफॉर्म पर सिख थे, मुसलमान थे, हिंदू थे, सोल्जर सैनिक थे, मर्चेंट्स व्यापारी थे, प्रीस्ट पुजारी थे, पोर्टर्स कुली थे, बेगर्स भिखारी थे, हॉकर्स और फेरी वाले थे। ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयर फुट, और इनमें से लगभग हर आदमी नंगे पैर था। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और उसने सफ़ेद ढीले कपड़े पहने हुए थे। राइटर कहता है कि स्टेशन पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी। स्टेशन पर सिख होते थे, मुसलमान होते थे, हिंदू होते थे, सैनिक होते थे, व्यापारी होते थे, पुजारी होते थे, कुली होते थे, भिखारी होते थे और फेरी वाले होते थे, हॉकर्स। और लगभग उनमें से हर आदमी नंगे पैर होता था, और उसने सफ़ेद ढीले ढाले कपड़े पहने हुए होते थे। राइटर कहता है आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, कि मुझे कम से कम 3 लोगों से, राइटर कहता है मुझे कम से कम 3 लोगों से बात करनी पड़ती थी, तब जा कर के मुझे कोई एक ऐसा व्यक्ति मिलता था जो इंग्लिश बोल सकता था। क्योंकि राइटर अमेरिकन था, वो हिंदी नहीं जानता था, और जो लोग प्लेटफॉर्म पर मिलते थे राइटर को, वो हिंदुस्तानी थे, वो भी सिंपल इग्नोरेंट पीपल थे। तो उनमें से बहुत ज़्यादा लोग इंग्लिश नहीं जानते थे। तो इसलिए राइटर कहता है कि मुझे कम से कम 3 लोगों से बात करनी पड़ती थी, तब जा कर के मुझे कोई एक ऐसा व्यक्ति मिलता था जो अंग्रेजी बोल सकता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड। राइटर कहता था वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, हम सांसारिक घटनाओं पर बातें करते थे। एंड एवरी मेजर टॉपिक, और बड़े हर मेजर टॉपिक पर हम बात करते थे। द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, और जो उस दिन की सबसे बड़ी खबर होती थी या जो उस दिन की मुख्य समाचार होते थे, हम उन पर बातें करते थे। राइटर कहता है इन दिस वे आई वाज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। इस प्रकार मैं राष्ट्र की भावना जानने का प्रयत्न कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट, और ये जानने की कोशिश कर रहा था कि सरकारी दफ्तरों के प्रति और सरकारी रिपोर्ट्स के प्रति लोगों की किस तरह की भावनाएं हैं, किस तरह के विचार हैं, कैसे विचार वे प्रकट करते हैं। सरकारी जो दफ्तर है उनके प्रति कैसा उनका एटीट्यूड है और किस तरह की उनकी ओपिनियन है। फिर आगे कहता है द रूट ले थ्रो वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर एरिया। दिस वाज द प्लेन ऑफ अवर गंगा रिवर, 1000 feet above sea level but tropical. The Ganga was brown silt, swollen with flood water. Its overflow inundating thousands of acres of rice.
राइटर कहता है द रूट ले थ्रो वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरिया, कि जिस मार्ग से हम यात्रा कर रहे थे वो मार्ग, वो रास्ता भारत के सबसे अधिक उपजाऊ कृषि क्षेत्रों में से एक से होकर के गुजरता था। जिस मार्ग से हम यात्रा कर रहे थे वो भारत के सर्वाधिक उपजाऊ कृषि क्षेत्रों में से एक से होकर के गुजर रहा था। और कौन सा था? दिस वाज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर। ये अपर गंगा रिवर का मैदानी भाग था। 1000 फीट अबाउट सी लेवल बट ट्रॉपिकल, जो समुद्र तल से लगभग 1000 फीट ऊंचा था, बट ट्रॉपिकल, लेकिन शीतोष्ण था। ट्रॉपिकल शीतोष्ण, शीतोष्ण उस स्थान को कहते हैं जिस स्थान पर गर्मी ज़्यादा होती है। तो जो मैदानी भाग है गंगा के मैदानी भाग में गर्मी होती है, तो इसलिए उसने कहा है कि 1000 फीट अबव सी लेवल से लगभग 1000 फीट ऊंचा था, लेकिन यहाँ पर गर्मी बहुत थी। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट। अब गंगा के बारे में बताता है राइटर कि गंगा भूरी सिल्ट युक्त थी। स्वलन विद फ्लड वाटर, जो बाढ़ के पानी से उफनी हुई थी। स्वलन मीन्स उफनी हुई, कि गंगा बाढ़ के पानी से उफनी हुई थी और इसका पानी सिल्ट युक्त भूरे रंग का दिखाई देता था। इट्स ओवरफ्लो अनडेटिंग 1000 ऑफ एकड़ ऑफ राइस, और इसके ओवरफ्लो ने, गंगा में जो बाढ़ आई हुई थी उसके ओवरफ्लो ने हजारों एकड़ चावल के खेती को डुबो रखा था। यानी उसके बाहर पानी निकल करके जो हजारों एकड़ उसके आसपास जो चावल के खेत थे उनमें पानी भरा हुआ था। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास। उत्तरी दिशा में जंगल थे, ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास थी, जहाँ घास के बहुत बड़े, बहुत दूर दूर तक फैलाव थे। हायर देन ए मैन्स हेड, और जो घास भी थी वो भी कैसी थी? आदमी के सिर से भी ऊंची घास थी। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेशन क्लम्प ऑफ ट्रीज, द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथन्स एंड कोबरा। और जो घास थी वो आदमी के सिर से भी ऊंची थी, अनब्रोकन, और दूर दूर तक दिखाई देती थी। एक्सेप्ट कहीं कहीं क्या होता था? फॉर एन ओकेशनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, कहीं कहीं पेड़ों के झुरमुट दिखाई देते थे। क्लम्प मीन्स झुंड, झुरमुट, पेड़ों के झुंड दिखाई देते थे। और वो जो पेड़ों के झुंड थे वो क्या थे? होम ऑफ टाइगर्स, वहाँ चीते रहते थे। एलिफेंट्स, हाथी रहते थे। पाइथन, अजगर रहते थे। एंड कोबराज, और कोबरा रहते थे। तो जहाँ था घास के मैदानों के बीच में पेड़ों के झुंड थे, और वो पेड़ों के झुंड चीते, हाथी, अजगर और कोबरा के घर थे। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैटलैंड रनिंग टू द होरिजन, हर जगह समतल भूमि थी जो होरिजन तक रनिंग करती हुई दिखाई देती थी। होरिजन मीन्स क्षितिज। क्षितिज, होरिजन वह बिंदु होता है जब हम किसी स्थान पर खड़े होकर के दूर तक देखते हैं समतल स्थान पर, तो दूर जाकर के हमें एक ऐसा स्थान नजर आता है जहाँ ऐसा लगता है कि पृथ्वी और आकाश एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। उस स्थान को क्षितिज कहते हैं, होरिजन कहते हैं। होरिजन इज द प्लेस वेयर अर्थ एंड स्काई सीम्स टू बी टच्ड ईच अदर, तो उसको होरिजन कहते हैं। तो एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द होरिजन, जहाँ भी देखते थे समतल भूमि थी और जो होरिजन तक दिखाई देती थी। बट डोटेड हेयर एंड देयर बाय द सैक्रेड बैनियान ट्री, और इसमें जहाँ था पवित्र बरगद के पेड़ थे। सैक्रेड मीन्स होली, पायस, पवित्र, पवित्र बरगद के पेड़ थे। और बाय रोज ऑफ पाकड़ ट्रीज, या पाकड़ वृक्षों की पंक्तियाँ थी, शेप्ड लाइक एम्स एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, और उन्होंने एल्ब के वृक्षों की जैसी शक्ल ली हुई थी और उनके मोटे और ऐठे हुए या टेढ़े मेढ़े हुए ट्रंक्स थे। ट्रंक्स मीन्स तने थे। थिक माने मोटे, ट्विस्टेड माने मुड़े हुए, ऐठे हुए। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रंट ऑफ साउथ वेस्ट। हॉट गर्म, ह्यूमिड नम, यानी ऐसी हवा जिसमें नमी की मात्रा ज़्यादा हो। तो नमी युक्त गर्म हवा
साउथ वेस्ट की तरफ से बह रही थी। उत्तर पश्चिम की दिशा से नमी युक्त गर्म हवा बह रही थी। मंकीज, सम ऑफ देम मदर्स विद बेबी क्लिंगिंग टू देम। मंकीज, जिनमें से कुछ माताएं थी, बंदर जिनमें से कुछ माताएं थी जो अपने बच्चे को अपने पेट से चिपकाए हुए थी। एंड राइडिंग अंडरनीथ स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशंस, और स्टेशंस के पेड़ों पर जो चढ़ी हुई थी, लुकिंग फॉर फूड, और वो फूड की तलाश में थी। स्वंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों से झूल रहे थे। एट द स्टेशन, स्टेशन पर। बंदर जिनमें से कुछ माताएं थी, स्टेशन पर पेड़ों से झूल रहे थे, लुकिंग फॉर फूड, और वो भोजन की तलाश में थे। द विलेजेज वी पास्ड, जिन जिन गाँव से होकर के हम गुजरे, हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्सड विद वाटर एंड काउ डंग। जिन जिन गाँव से भी हम गुजरे, उन गाँव में कच्ची दीवारें थी जो मड, कीचड़, मिक्स्ड, मिली हुई, मिश्रित, विद वाटर, पानी, एंड काउ डंग, और गाय के गोबर से। प्राचीन काल में, पुराने समय में, जिस समय का जिक्र यहाँ राइटर ने किया हुआ है, उस समय गाँव में मकान कच्चे होते थे, मिट्टी के बने हुए होते थे, और जिस तरह से हम अब स्मूथनेस के लिए वाइट वॉश कराते हैं, उस समय उन कच्चे मकानों पर मिट्टी, पानी और गाय के गोबर को मिलाकर के एक मिक्सचर बना दिया जाता था, और उस मिक्सचर से उसके ऊपर कोटिंग की जाती थी, जिसको गोबरी कहते थे। तो जिन जिन गाँव से राइटर कहता है हम गुजरे, उनमें मिट्टी से बनी हुई दीवारें थी जिनके ऊपर मिट्टी, वाटर और काउडंग से मिश्रित करके उनको बनाया हुआ था। देयर पीक्ड रूफ वर थैच्ड बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल्स। उनकी जो नुकीली चोटियाँ थी, पीक्ड रूफ्स मीन्स नुकीली चोटियाँ, उनकी नुकीली चोटियाँ वर थैच्ड बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल्स, बम्बू पोल्स पर घास के बंडल बांधे हुए थे। स्ट्रेच्ड अक्रॉस द राफ्टर्स, जो बल्ली के आर पार फैले हुए थे। यानी जो मकान थे जिनकी दीवारें मिट्टी से बनी हुई होती थी, काउडंग से बनी हुई होती थी, उनकी जो छत थी वो नुकीली थी, और उनको बल्ली और बल्ली के आर पार बांस, और बांस के ऊपर घास के बंडल बांध करके बनाया गया था। हम अपनी रीजनल लैंग्वेज में उनको छप्पर कहते हैं। तो उनकी जो छतें थी वो छप्पर से बनी हुई थी, ये कह सकते हैं। दैट डे द पम्पकिन वाइन्स दैट ग्रू ओवर देम वर इन ब्लूम। दैट डे, उस दिन, पम्पकिन वाइन्स, पम्पकिन माने कद्दू, वाइन्स माने बेल, और उस दिन जो कद्दू की बेल थी, दैट ग्रू ओवर देम, जो उन छप्परों के ऊपर उगी हुई थी या उन मकानों के ऊपर उगी हुई थी, वर इन ब्लूम, वो अपने पूरे यौवन में थी। ट्रेडिंग स्टिक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैप वॉल्स, जो उन नीरस दीवारों को एक आकर्षक आकृति प्रदान कर रही थी। स्ट्रिक्स ऑफ येलो, यानी उन्होंने पीले रंग की लाइन सी खींच दी थी उसके ऊपर। तो जो वो नीरस दीवारें थी, मकानों की कच्ची दीवारें थी, उनके ऊपर जो पंपकिन की वाइन्स यानी कद्दू की जो बेल उगा रखी थी, वो उस दिन पूरी खिली हुई थी, और वो उन नीरस दीवारों को एक आकर्षक रंग रूप प्रदान कर रही थी। एक येलो कलर की लाइन सी उनके ऊपर उन्होंने खींची हुई थी। नेक्स्ट पैराग्राफ, राइटर कहता है, एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वाज इंटरप्टेड। As soon as I alighted, a group of young children gathered around me. They were selling baskets, hand-woven reed baskets, and with simple design and patterns. They held the basket high, shouting words I did not know, but conveying unmistakably their desire. क्या कहता राइटर? एट वन स्टेशन, कि एक स्टेशन पर, देखिए राइटर हर स्टेशन पर नीचे उतर करके लोगों से बात करता था, लोगों की भावनाएं जानने की कोशिश करता था, और राष्ट्र की भावना जानने की कोशिश करता था। तो उसी क्रम में जब वो उसकी वो प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन क्या होता है, एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वाज इंटरप्टेड, कि लोगों से बात करने की मेरा जो कार्यक्रम था वो बाधित हुआ। एज सून एज अलाइटेड, जैसे ही मैं गाड़ी से नीचे उतरा, अलाइटेड मीन्स नीचे उतरना, गेट इन ट्रेन में चढ़ना। तो जैसे ही मैं ट्रेन से नीचे उतरा, एक ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी। क्या हुआ? छोटे बच्चों का एक समूह मेरे चारों तरफ एकत्रित हो गया। जैसे ही मैं रेलगाड़ी से नीचे उतरा लोगों से बात करने के लिए,
छोटे बच्चों का एक समूह मेरे चारों तरफ एकत्रित हो गया। देवर सेलिंग बास्केट्स, और वे बास्केट्स बेच रहे थे, टोकरियां बेच रहे थे। हैंड वोवन, हाथ से बुनी हुई टोकरियां। रीड बास्केट्स, सरकंडे की बनी हुई टोकरियां। विद सिंपल डिजाइन, जिनका बिल्कुल सिंपल साधारण डिजाइन था, एंड पैटर्न, जो साधारण डिजाइन और साधारण तरीके से बनाई गई थी, हाथ से बनाई गई थी। सरकंडे की टोकरियां थी। उन टोकरियों को वो बच्चे बेच रहे थे, और उन्होंने मुझे जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन पर उतरा चारों तरफ से घेर लिया। दे हेल्ड द बास्केट हाई, वे टोकरियों को ऊंची पकड़े हुए थे। शाउटिंग वर्ड्स, और चिल्ला करके कुछ शब्द कह रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता वो क्या कह रहे थे, क्योंकि राइटर अमेरिकन है, वो हिंदी नहीं जानता, तो इसलिए वो कहता है आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था वो क्या कह रहे हैं। बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, लेकिन अपनी इच्छा को बिना गलती किए, यानी त्रुटिहीन ढंग से अपनी इच्छा को प्रकट कर रहे थे। यानी राइटर समझ गया था कि ये बच्चे टोकरियां बेच रहे हैं, जबकि उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि ये वर्ड्स क्या बोल रहे हैं, शब्द क्या बोल रहे हैं, भाषा क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो हिंदी नहीं जानता। लेकिन उनका मैसेज वो अच्छे से समझ रहा था कि जो बच्चे थे वो क्या इच्छा रखते थे, वो राइटर को अपनी टोकरियां बेचने की इच्छा रखते थे। तो वो अपनी इच्छा इजीली राइटर को प्रकट कर रहे थे। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में, दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है एक्सप्लेनेशन के लिए भी और क्वेश्चन एंड आंसर के लिए भी, कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी और एक्सप्लेनेशन के लिए भी। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residence. 9 million people left Pakistan and came to India, driven by the fear of religious fanatics. They were poor people to start with. They were poor they were poorer as they began their long trek. For all they could carry was a bit of food and a few belongings. Soon they were out of food. A few days after they started, they began to fall by the wayside from the weakness of hunger and died where they fell. क्या कहता है राइटर? दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये शरणार्थी बच्चे थे, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था आपको। शरणार्थी जो अपना स्थान छोड़ करके, अपना रेजिडेंस छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर किसी कारण से शरण लेते हैं, उनको शरणार्थी बोला जाता है। तो राइटर कहता है दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा हुआ, 100,000 of people pulled up their roots and changed their residence. हजारों लाखों लोगों को अपने pulled up their roots and changed their residence. pulled up their roots, अपने सामान को एकत्रित करके अपने अपने रेजिडेंस को चेंज करना पड़ा, परिवर्तित करना पड़ा, बदलना पड़ा। बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भारत आ गए, मजबूरी थी उनकी, अपना निवास स्थान उनको बदलना पड़ा। क्या कहता है राइटर आगे? 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया। 9 मिलियन पीपल यानी 90 लाख लोगों लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया, पाकिस्तान छोड़ करके भारत आना पड़ा। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनाटिज्म, जिनको धार्मिक उन्माद के कारण वहाँ से खदेड़ दिया गया था, या जो धार्मिक उन्माद के भय से वहाँ से अपना स्थान छोड़ करके भारत आ गए थे। क्योंकि जब बंटवारा हुआ था तो ये तय हुआ था कि पाकिस्तान मुसलमान देशों के लिए है, मुस्लिम लोगों के लिए है। तो जो हिंदू लोग वहाँ पे थे उन्हें धार्मिक उन्माद के कारण वहाँ से खदेड़ दिया गया था, या धार्मिक उन्माद के भय से वो लोग वहाँ से पलायन करके हिंदुस्तान आ गए थे। तो बहुत बड़ी संख्या में 9 मिलियन पीपल पाकिस्तान छोड़ करके इंडिया आ गए थे।
क्या हुआ, देवर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ, जब उन्होंने यात्रा शुरू की थी वे तभी गरीब लोग थे। देवर पुअर एज दे बिगिन देयर लॉन्ग ट्रैक, और जैसे उन्होंने यात्रा की शुरू की अपनी, जैसे उन्होंने अपनी लंबी यात्रा शुरू की वो और गरीब होते चले गए। वो पहले से ही गरीब थे और जैसे ही उन्होंने अपनी लंबी यात्रा शुरू की तो वो और भी गरीब होते चले गए। फॉर, क्योंकि ऑल दे कुड कैरी वाज ए बिट ऑफ फूड, क्योंकि जो जो कुछ वो अपने साथ लेके चल सकते थे वो क्या था, थोड़ा सा भोजन था। एंड फ्यू बिलोंगिंग, जो वो अपने साथ लेकर के चले थोड़ा सा भोजन था और उसमें कुछ थोड़ा सा आवश्यक सामान था जिसको वो अपने साथ लेकर के चले। सून दे वर आउट ऑफ फूड, और शीघ्र ही उनका वो भोजन समाप्त हो गया जो वो लेकर के चले थे। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, और अपनी यात्रा शुरू करने के कुछ ही दिनों बाद दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, और अपनी यात्रा शुरू करने के कुछ ही दिनों बाद वे रास्ते के किनारे पर भूख की कमजोरी के कारण गिरना शुरू हो गए। एंड डाइड वेयर दे फॉल, और जैसे जैसे जहाँ जहाँ जो भूख के कारण कमजोरी से रास्ते के किनारे पर गिर जाता था वो वही मर जाता था। बहुत दुखद घटना थी। स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर का। इस चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट है वो मेरे दूसरे लेक्चर में को मिलेगा। स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।